हेलो। हेलो। यस सर। लास्ट सेशन में कोई डाउट है आपको? इज देयर एनी डाउट इन लास्ट सेशन? नो सर। ओके। करके देखा आपने लैम्बडा कॉन्फ़िगरेशन? ओके। तो इसका मतलब है आपको लास्ट सेशन में कोई डाउट नहीं है ना? तो लैम्बडा का क्या देखेंगे हम लोग आज? योर न्यू एडमिशन? कौन सा बैच है आपका? कौन सा? ओके। व्हाट हैपन यार? अगेन ऑथेंटिकेशन फील्ड। आज हम लोग क्या देखेंगे? लैम्बडा का प्रैक्टिकल देखेंगे, है ना? ओके। और लैम्बडा में यस, हो गया लॉगिन, है ना? तो देखिए आज हमको क्या देखना है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू start and stop EC2 instance at particular interval, right? Okay. So that a small project we can say will perform today, है ना? तो हम लोग क्या देखेंगे? स्टार्ट एंड स्टॉप EC2 इंस्टेंसेस। यस, यूजिंग लैम्बडा। यूजिंग लैम्बडा। ठीक है। तो स्टार्ट एंड स्टॉप EC2 इंस्टेंसेस यूजिंग लैम्बडा हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे।
ठीक है। तो स्टार्ट एंड स्टॉप EC2 इंस्टेंस के लिए basically using this practical you can start or stop single instance or you can start and stop a fleet of instance मतलब multiple instance भी आप start और stop कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, दो इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, है ना। कुछ नहीं, मुझे सिर्फ इंस्टेंस आईडी देना है लैम्बडा फंक्शन के अंदर एंड इट विल डू इट्स ओन वर्क, है ना। या फिर एक भी EC2 इंस्टेंस हम लोग दे सकते हैं, एक ही देते हैं, है ना। मल्टीपल, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, so basically we'll create EC2 instance, है ना। क्या करेंगे, विल क्रिएट EC2 इंस्टेंस, बराबर। अब क्रिएट करने के बाद व्हाट आई वांट टू डू, दूसरा क्या है, उसके बाद हम लोग विल क्रिएट लैम्बडा फंक्शन, है ना। विल क्रिएट टू लैम्बडा फंक्शन। पहला जो रहेगा, एक रहेगा वन फॉर स्टार्ट EC2 एंड अदर फॉर स्टॉप EC2, बराबर। अब ये लैम्बडा फंक्शन के कोड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंस्टेंस आईडी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो व्हाट दैट लैम्बडा फंक्शन विल डू, अगर मैं मैन्युअली एक लैम्बडा फंक्शन स्टार्ट EC2 को क्लिक करता हूँ तो इंस्टेंस को स्टार्ट करेगा, और स्टॉप EC2 को क्लिक करता हूँ तो इंस्टेंस को स्टॉप करेगा। क्या करेगा, स्टॉप करेगा। दिस इज अ वर्किंग, बट व्हाट वी विल डू, विल schedule lambda ट्रिगर, लैम्बडा ट्रिगर, है ना, यूजिंग इवेंट ब्रिज। बेसिकली इसको क्लाउड वॉच इवेंट ब्रिज भी बोला जाता है ना। किस सर्विस के थ्रू हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे इसको, शेड्यूल करेंगे। जैसे लिनक्स में क्रॉन जॉब शेड्यूल करते हो ना, वैसा ही इसको आपको शेड्यूल करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। उसके लिए दो लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करेंगे। एक लैम्बडा फंक्शन से EC2 स्टार्ट होना चाहिए, एक लैम्बडा फंक्शन से EC2 स्टॉप होना चाहिए, दैट वी कैन चेक मैन्युअली। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं। और तीसरा जो करेंगे, हम लोग इवेंट ब्रिज के अंदर शेड्यूल करेंगे, है ना। शेड्यूल करेंगे मतलब रात को 9 बजे बंद करना है, तो इवेंट ब्रिज में शेड्यूल करेंगे कि भाई ये जो लैम्बडा फंक्शन है कौन सा, स्टॉप EC2, रात को 9 बजे ट्रिगर होना चाहिए। और अगर सवेरे 9 बजे चालू करना है तो एक दूसरा लैम्बडा फंक्शन अपन स्टार्ट करेंगे, इवेंट ब्रिज में शेड्यूल करेंगे, सो दैट second lambda function should work properly. Clear? Okay. So what I will do today, तो इसका एक डॉक्यूमेंट आपको फॉलो करना है ना। स्टार्ट स्टॉप EC2 यूजिंग लैम्बडा। ओके, तो स्टार्ट एंड स्टॉप EC2 इंस्टेंस यूजिंग लैम्बडा, ये AWS का ही डॉक्यूमेंटेशन है ना। तो व्हाट आई नीड टू डू, हाउ टू यूज इवेंट ब्रिज टू schedules, ठीक है। इतना सारा पॉलिसी क्यों दिया इसमें। एक मिनट रुको तो।
start and stop EC2 instances using चलो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले एक C2 इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, है ना। First what I will do, I will create EC2 instance. एक EC2 को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ओके। एक लॉन्च EC2 करेंगे, नाम देता हूँ टेस्ट EC2, है ना। Amazon Linux T3.micro की पेयर क्रिएट किया तो भी चलेगा, नहीं तो नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे लॉगिन तो करना नहीं है, ठीक है। HTTP अलाउ करना है तो करो, नहीं तो मत करो। तो आपका EC2 क्रिएट हो गया ना। तो EC2 इनिशियली क्या रहेगा, स्टार्ट रहेगा ना। Initially it is start, okay. Now what I will do, currently I am in United States North Virginia, है ना। तो यहाँ पे मैं जाके क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ लैम्बडा में। दिस इज EC2 इज रनिंग, राइट। तो मैं जाता हूँ लैम्बडा में। एक मिनट। तो मेरे पास ऑलरेडी दो EC2 है, लैम्बडा फंक्शंस है। व्हाट आई विल डू, मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, है ना। देन व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट टू लैम्बडा फंक्शंस, है ना। क्रिएट फंक्शन। अब देखिए ऑथर फ्रॉम स्क्रैच करेंगे। यहाँ पे मैं स्टॉप EC2 देता हूँ, है ना। स्टॉप EC2 फंक्शन, स्टॉप EC2 लैम्बडा ही दे देते ना, ओके। और यहाँ पे क्या देना है, हम लोग पाइथन दे देंगे, ठीक है, ओके। और इसको क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे। नाउ वी हैव क्रिएटेड दिस लैम्बडा फंक्शन, ओके। अब ये लैम्बडा फंक्शन आपका क्या हो गया, स्टॉप EC2 नाम का लैम्बडा फंक्शन क्रिएट हो गया। नाउ वी वांट टू पेस्ट कोड, क्या करना पड़ेगा, कोड को पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज टू स्टॉप या स्टार्ट, ये देखिए ये स्टॉप के लिए है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ,
और कॉपी करने के बाद कहाँ डाल दूंगा, यहाँ पे। ठीक है। नाउ व्हाट आई नीड टू रिप्लेस, यहाँ पे मुझे इंस्टेंस आईडी रिप्लेस करना है बस। अगर मल्टीपल रहेगा तो इस तरह से मुझे देना पड़ेगा। ओके। ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में आप दे दो, है ना। तो व्हाट आई वांट सिंगल इंस्टेंस। तो सिंगल इंस्टेंस के लिए मेरे पास इसका इमेज इंस्टेंस आईडी भी होना चाहिए ना। तो इंस्टेंस आईडी क्या है, दिस इज द इंस्टेंस आईडी, राइट। तो हम लोग इसको कॉपी करके कहाँ डाल देंगे। ओके, तो सिंगल इंस्टेंस है तो मुझे लगता है ये डबल ये देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एंड व्हाट आई विल डू, इसको सेव कर। हाँ, रीजन भी चेंज करना पड़ेगा ना। ये यूएस ईस्ट वन में, यहाँ पे क्या दिया है, यूएस वेस्ट वन दिया है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों को डालना पड़ेगा ईस्ट वन, राइट। एंड इसको सेव कहाँ से करना है, अपलोड कहीं पे है क्या, अपलोड नहीं रे। डिप्लॉय करेंगे, अगर डिप्लॉय करना है तो इधर जाएंगे, कोड के अंदर जाएंगे, सेम कोड होना चाहिए ना। सेम है ना, इसको टेस्ट करके देखेंगे ना। तो करंटली आपका इंस्टेंस क्या है, बोलिए। हाँ, कुछ नहीं, मैंने कॉपी किया उसका कोड, बाकी कुछ नहीं किया। नीचे एक डिप्लॉय ऑप्शन था वहां पे, वो डिप्लॉय ऑप्शन क्लिक किया तो हो गया, है ना। अब ठीक है, अभी जब हम लोग स्टार्ट इसी टू इंस्टेंस करेंगे तब आपको पता चलेगा, है ना। तो तो देखो मैं यहाँ पे ना क्रिएट नहीं हुई, स्टॉप इसी टू नाम से इवेंट क्रिएट करता हुआ, है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो व्हाट क्या है भाई, अभी कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, देख लो यहाँ पे डिप्लॉय है, आ रहा है। सो वी हैव डिप्लॉयड दैट थिंग, है ना। अब डिप्लॉय करने के बाद विल टेस्ट इट। तो टेस्ट करने के लिए देखिए आपका इंस्टेंस रनिंग है अभी, है ना। तो व्हाट आई वांट टू टेस्ट इट। तो टेस्ट करने के लिए, ठीक है, आई विल टेस्ट इट। इसे वही आ रहा है। हम्म।
एक मिनट यार, फंक्शन तो हो गया ना आपका, क्रिएट ही है ना फंक्शन। आपका जो फंक्शन है वो तो क्रिएट ही है ना। तो super अलग से वो क्रिस्टल ऑफ द सिल्वर। ये कुछ तो गड़बड़ है, इसको डिलीट कर दो मैं। एक मिनट रुको तो। मैंने एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, ऑथर फ्रॉम स्क्रैच। ओके, स्टॉप EC2। और इसमें क्या करेंगे, सो बेसिकली इसने क्या क्या दिया है। पहले तो शायद मुझे रोल क्रिएट करना पड़ता है, एक मिनट है सर। रोल भी। हाँ। अलाउ इवेंट ब्रिज टू स्टॉप एंड स्टार्ट EC2 इंस्टेंस स्टार्ट स्टॉप, ठीक है। ट्रस्टेड एंटिटी टाइप कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी। इसको ना थोड़ा सा पॉलिसी का कुछ है, कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी देना पड़ता है। मैं आपको इसको कल बता दूंगा, है ना। R&D करने से अच्छा है, ये किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली कुछ नहीं है, एक हाथ पॉलिसी को ही रहेगा, पॉलिसी इज गिवन ईयर। थोड़ा सा डिटेल में चेक करना पड़ेगा कौन सा पॉलिसी कहाँ पे देना है, दैट इज द ओनली थिंग, है ना। बट दिस थिंग कैन यू कैन गिव एज अ प्रोजेक्ट, एक छोटा प्रोजेक्ट करके आप आपके रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो या किसी को बता भी सकते हो, है ना। तो ठीक है, मैं इसको कल। रोल वगैरह देंगे सर कुछ। हाँ वही तो, रोल को पॉलिसी देना पड़ेगा ना फिर। ओके। डिफरेंट सर्विस है ना वो, यार लॉ विजिट। यस। रोल लेकिन में जहां तक मुझे लगता है उसको कुछ देने की जरूरत नहीं।
हाँ, तो ये क्या बोल रहा है आपको, इट इज आस्किंग टू क्रिएट पॉलिसी है ना, तो व्हाट यूज जेसन पॉलिसी। ये ठीक है, रोल ठीक, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, रोल ही आपको देना है, लेकिन पॉलिसी गलत लग गया तो फिर से हम लोग R&D करते बैठेंगे। ओके, फिर अगर आपको टाइम पास करना है तो फिर कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा चीज आपको करना है, वो क्या करना है पता है क्या, दैट टास्क यू नीड टू परफॉर्म लैम्डा फॉर S3 इमेज मूवमेंट है ना। ये देखिए, आपको करना क्या है, दो बकेट क्रिएट करना है, एक रहेगा सोर्स बकेट और दूसरा रहेगा डेस्टिनेशन बकेट। एक क्या रहेगा सोर्स बकेट और दूसरा क्या रहेगा डेस्टिनेशन बकेट। व्हाट आई वांट, अगर मैं कोई इमेज फाइल अपलोड करता हूं सोर्स बकेट में, तो वो इमेज फाइल यूजिंग लैम्डा डेस्टिनेशन बकेट में कॉपी हो जाए। क्या मैं चाहता हूँ, दो बकेट मेरे पास रहेगा, एक है सोर्स बकेट और दूसरा रहेगा डेस्टिनेशन बकेट। अगर मैं सोर्स बकेट में इमेज फाइल अपलोड करता हूं तो दैट फाइल विल गेट मूव टू और कॉपी टू डेस्टिनेशन बकेट यूजिंग लैम्डा इन। ठीक है, इसके लिए देखिए क्या करना है आपको, है ना। सो आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंटेशन विथ यू, यू नीड टू फॉलो दिस एंड ट्राई टू, ये होता है कि नहीं देखना है आपको। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट टू S3 बकेट। एक बकेट का नाम रहेगा सोर्स बकेट, वॉट एवर द नेम यू वॉन्टेड टू गिव, और दूसरा रहेगा डेस्टिनेशन बकेट। दूसरा क्या रहेगा, डेस्टिनेशन बकेट। दो बकेट आप क्रिएट करो। उसके बाद क्या करना है, क्रिएट एन IAM रोल फॉर लैम्बडा, राइट। अब यहाँ पे क्या करो, सर्विस कौन सा लोगे, लैम्बडा, क्लिक नेक्स्ट। इसको कौन सा पॉलिसी अटैच करेंगे, Amazon S3 फुल एक्सेस और AWS लैम्बडा बेसिक एग्जीक्यूशन रोल। आके रोल क्रिएट करो। अब जब रोल आपने क्रिएट किया, क्रिएट अ लैम्बडा फंक्शन AWS की क्या है, हाँ इसको नाम दो मूव S3 इमेज फंक्शन। ओके, क्या लोगे, Python 3.9। अब यहाँ पे लैम्बडा फंक्शन को रोल असाइन करोगे जो यहाँ पे आपने क्रिएट किया यूजिंग दिस टू पॉलिसीज, है ना। यही वही यहाँ पे करना है, ओके। लेकिन वहां पे ना इवेंट ब्रिज भी हमको ऐड करना है, तो हो सकता है इवेंट ब्रिज को भी कुछ परमिशन देना पड़े, इसलिए मैंने R&D किया नहीं। अभी करने बैठता तो हो सकता है आज का सेशन या आधा सेशन उसी में चला जाए, दैट इज द ओनली थिंग। क्लियर हो गया, लैम्बडा फंक्शन को एक क्रिएट हो गया और लैम्बडा फंक्शन को रोल कौन सा दिया हमने, ये। तो हमारे पास दो बकेट है, एक लैम्बडा फंक्शन है विद अटैच रोल, ओके। अब लैम्बडा फंक्शन के अंदर क्या करेंगे हम लोग, यस, अब यहाँ पे ना ट्रिगर ऐड करो, लैम्बडा पे जाओ और यहाँ पे क्या करो, S3 एज अ ट्रिगर, यहाँ पे सोर्स बकेट का नाम दो और यहाँ पे क्या करो, इवेंट टाइप शुड बी पुट, पुट मतलब उसके अंदर अपलोड, ओके। और यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। अगर इवेंट टाइप पुट में भी अगर वो फाइल टाइप मांगता है कि अगर आपको स्पेसिफिक एक्सटेंशन का फाइल आप दे सकते हो तो वो भी आपको देना पड़ेगा, है ना। पुट अगर डालोगे सिर्फ तो क्या करेगा, अरे पुट अगर डाल दोगे तो वो कोई भी फाइल अपलोड करेगा तो वो डेस्टिनेशन बकेट में चला जाएगा। हमको क्या चाहिए, सिर्फ इमेज फाइल, तो वहां पे देना पड़ेगा ना .jpg फाइल या डिफरेंट फाइल। क्लियर, अब यहाँ पे आप जाओ, लैम्बडा फंक्शन का कोड स्क्रॉल करो और स्क्रॉल करने के बाद दिस कोड यू नीड टू पेस्ट इन द लैम्बडा फंक्शन, है ना। अब ये लैम्बडा फंक्शन जो है आप कॉपी करो, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन बकेट का नाम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, यू नीड टू गिव द डेस्टिनेशन बकेट। अभी डेस्टिनेशन बकेट कौन सा है, यहाँ पे
So we have used this variable destination bucket in our code. तो destination bucket का नाम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा. If you give destination bucket name, then you can try test lambda function. तो lambda function अगर आप टेस्ट करोगे तो what you can achieve, अगर आपने JPG फाइल दिया या whatever the file you have given, that should be available in the destination bucket, है ना. तो ये मैं क्या करता हूँ, आपको ये करके देखो. बहुत दिनों से मैंने भी करके देखा नहीं है ना, बट अगर सही तरह से करोगे तो हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ देखिए मैं आपको क्या करता हूँ, आई विल प्रोवाइड दिस डॉक्यूमेंट विथ यू टू यू. और स्टार्ट इसी टू इंस्टेंस वो मैं आपको कल बता दूंगा ना. कुछ तो आई एम रोल का प्रॉपर परमिशन असाइन करना रहेगा. और मुझे लगता है इवेंट ब्रिज के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ. इवेंट ब्रिज को भी कुछ परमिशन देना पड़ेगा तो एडिशनली, है ना. कहाँ गया वो AWS में. लैम्बडा 2s3 फॉर इमेज मूवमेंट. ठीक है. वैसे सर अगर इमेज है अभी, अगर कुछ फाइल होगी तो सिर्फ फाइल का नाम डालना पड़ेगा. कहाँ पे. अभी जैसे आप इमेज ले रहे हैं, मूवमेंट. हम फाइल के लिए सिर्फ फाइल का नाम डालना, एक्सटेंशन डालना पड़ेगा. फाइल एक्सटेंशन. ओके. तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग इमेज फाइल बता रहे हैं, तो हम लोग यही तो बताएंगे ना लैम्बडा में इस फाइल का एक्सटेंशन अगर आ गया तो ट्रिगर हो लैम्बडा फंक्शन. क्लियर. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट. नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, डेटाबेस देखेंगे. क्या देखेंगे. नाउ सबको समझ में आया क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स. डेटाबेस में आपके पास कितने हैं, 2 डेटाबेसेस हैं. कितने डेटाबेस है आपके पास. यू आर 2 डेटाबेसेस. एक है आपका RDS. RDS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, है ना. RDS का मतलब क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम. अब रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम और RDS इट इज नथिंग बट RDBMS. RDBMS मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके. तो ये ट्रेडिशनल डेटाबेस है. ये क्या है, इट्स अ ट्रेडिशनल डेटाबेस, है ना. ये क्या है, इट्स अ ट्रेडिशनल डेटाबेस. ओके. इट्स अ ट्रेडिशनल डेटाबेस, है ना. ट्रेडिशनल मतलब बहुत सालों से हम लोग RDBMS से यूज करते हैं. और यहाँ पे क्या है, देयर विल बी सम रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टेबल्स. यहाँ पे क्या रहेगा, देयर विल बी डिफरेंट टेबल्स and there is some relationship between the table. टेबल्स के बीच में क्या रहेगा, रिलेशनशिप रहेगा, है ना. अब देखिए टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप रहेगा. एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, एक रहेगा कोर्सेस. ओके. मैं यहाँ पे डेवऑप्स लिख देता हूँ. ये डेवऑप्स को क्लिक करेंगे तो इट विल ओपन अ डिफरेंट टेबल. जैसे डेवऑप्स बैच 1,
chaos batch 2, इस तरह से कुछ तो भी रहेगा ना. If I click on this, it will open another table. ओके, तो यहाँ पे रहेगा वीकडेज 12 to 2. ट्रेनर कौन है? तो अमोल है. लाइक देयर विल बी अ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ, है ना. तो यहाँ पे जो डेटाबेस है वो कौन कौन से डेटाबेस है आपके पास? तो आपके पास जो डेटाबेस के एग्जांपल्स है वो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, बराबर. दूसरा है ओरेकल है. तीसरा है आपका माई एसक्यूएल है. चौथा है मारिया डीबी. पोस्टग्रेस एसक्यूएल. और क्या है, एक्सेट्रा. और इन डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए हमको कौन सा लैंग्वेज पता चाहिए? टू ऑपरेट, टू क्वेरी डेटाबेस वी शुड नो एसक्यूएल. टू क्वेरी डेटाबेस वी शुड नो एसक्यूएल. हमको क्या पता चाहिए? हमको एसक्यूएल लैंग्वेज पता चाहिए. एसक्यूएल पता है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. किसको आता है क्या एसक्यूएल लैंग्वेज? बराबर. क्वेरी मतलब इसके अंदर कुछ इंसर्ट करना है, नया टेबल क्रिएट करना है, कुछ रीड करना है. ओके, सो दैट, हाँ, यूजिंग दिस थिंग. और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल डेटाबेस. क्लियर. अब दूसरा जो डेटाबेस है वो है आपका नो एसक्यूएल डेटाबेस. तो पहला हो गया आरडीएस, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम. वैसे तो ये जो आरडीएस नाम है ना, ये किसने दिया है पता है क्या? एडब्ल्यूएस ने दिया है. ये क्या है वैसे तो? आरडीबीएमएस होना चाहिए. क्या होना चाहिए? आरडीबीएमएस, राइट. लेकिन एडब्ल्यूएस ने नाम क्या दिया है? आरडीएस, शॉर्ट कर दिया उसका. ओके, तो नो एसक्यूएल डेटाबेस. ओके, सो बेसिकली नो एसक्यूएल डेटाबेस में क्या होता है? इट मेंटेन्स ओनली अ सिंगल टेबल which contains all information in key value pair. Okay, it maintains single table which contain all information, है ना, in key value pair. की वैल्यू पेयर का एग्जांपल पता है क्या तुम्हारा तुमको? जैसे नाम दे देते हो, नेम इज अमोल. ये की है और उसका वैल्यू है ना, एक ही एल वैल्यू है. एंड वी कैन स्केल द सिंगल टेबल टू, वी कैन स्केल दिस टेबल. इस टेबल को हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन स्केल दिस टेबल एट इनफाइनाइट वैल्यू बोल सकते हैं ना. वैसे तो कुछ इनफाइनाइट होता नहीं है. ओके, दिस टेबल मैं इतना ही लिख देता हूँ, टू अ लार्ज, वेरी लार्ज वैल्यू. अब देखिए, एक ही टेबल होने के कारण क्या है? फास्ट रहेगा ना. ऊपर क्या था? आरडीएस में अलग अलग टेबल था, उसको इवेल्युएट करना पड़ता था एक टेबल दूसरे के साथ, कौन सा इंफॉर्मेशन है. लेकिन यहाँ तो एक ही टेबल में सब कुछ है. तो दिस डेटाबेस इज फास्ट. ये क्या है? फास्ट है ना. ओके, और हम लोग क्या बोलेंगे? इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स है मोंगो डीबी.
MongoDB ओपन सोर्स है और DynamoDB AWS का है। ये है AWS का प्रोप्राइटरी। क्या है? दिस इज AWS प्रोप्राइटरी डेटाबेस। ये क्या है? AWS का प्रोप्राइटरी डेटाबेस है, मतलब AWS ने खुद ने बनाया है। और यहाँ पे ऑडोरा जो है ना, ये भी AWS का प्रोप्राइटरी है। क्लियर? बेसिक आइडिया अबाउट RDS एंड नो RDS, नो एसक्यूएल डेटाबेस। क्लियर है? बेसिक। अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे। फर्स्ट विल थिंक अबाउट AWS RDS एंड Aurora। Amazon RDS, Aurora एंड इलास्टिक कैशे हम लोग डिस्कस करेंगे ना। अब देखिए व्हाट इज दिस Amazon RDS overview। RDS stands for Relational Database Service। ये क्या है? Relational Database Service। It's a managed database service for database use SQL as a query language। ओके ये भी क्या है? सर्वरलेस है। डेटाबेस भी क्या है? क्योंकि बैकएंड का सर्वर्स हम लोग मैनेज करते हैं क्या? नहीं। ये कौन मैनेज करता है? AWS। हम लोग हालांकि लैम्बडा को बोलते हैं, लैम्बडा इज अ पायोनियर ऑफ सर्वरलेस, मतलब शुरुआत लैम्बडा से हुआ, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें सर्वरलेस ही आ गए। नेक्स्ट फ्यूचर इज सर्वरलेस। सर्वरलेस मतलब पहले क्या करते थे हम लोग? सर्वर लेके उसके ऊपर OS डालेंगे, उसके ऊपर सर्विसेज क्रिएट करेंगे, है ना। अभी क्या है? नाउ द सर्विसेज आर सर्वरलेस। सर्वरलेस का मतलब ये मैनेज कोई और करेगा, यूज हम लोग करेंगे। मैनेज कोई और करेगा बैकएंड, और यूज कौन करेंगे? यूज करेगा हम लोग, है ना। तो यही है आपका सर्वरलेस। लेकिन सर्वरलेस का प्रिंसिपल समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? लैम्बडा। क्या? लैम्बडा। ठीक है। इट्स अ मैनेज डेटाबेस सर्विस फॉर डेटाबेस यूज SQL एज अ क्वेरी लैंग्वेज। आपको SQL क्या यूज करना पड़ता है? एज ए क्वेरी लैंग्वेज यूज करना पड़ता है ना। It allows you to create database in the cloud that are managed by AWS। Postgres database कर सकते हो, MySQL, MariaDB, Oracle, Microsoft SQL Server और Aurora। Aurora क्या है? AWS proprietary database है ना। देखिए एडवांटेजेस ओवर यूजिंग RDS वर्सेस डिप्लॉइंग डेटाबेस ऑन EC2। अब देखो ये मैनेज डेटाबेस, अब AWS मैनेज डेटाबेस देता है, ओके। हम लोगों को सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करना है वहां पे। लेकिन ये हम लोग क्या कर सकते हैं? एक EC2 ले सकते हैं और EC2 के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने एक EC2 सर्वर इंस्टेंस लिया, उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर प्लेस किया, इंस्टॉल किया, और यूजिंग दैट SQL सर्वर व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट द डेटाबेसेस। और अभी तक जब तक क्लाउड नहीं था तब तक हम लोग इसी तरह से काम करते थे। जरूरी नहीं कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर ही हो। आप MySQL सर्वर डाल सकते हो, आप Postgres SQL डाल सकते हो, आप Oracle का डेटाबेस सर्वर डाल सकते हो। बराबर बहुत सारे सर्वर्स आपके पास रहते थे। अब RDS इज अ मैनेज सर्विस। ये क्या बता रहा है? RDS के एडवांटेजेस बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग एंड OS पैचिंग। ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग मतलब आप सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करना चाहो तो बैकएंड में क्रिएट कर देगा। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का या सॉफ्टवेयर का पैकेजेस कौन, पैच मैनेजमेंट कौन करेगा? AWS खुद करेगा। हमको करने की जरूरत है क्या? नहीं। AWS EC2 इंस्टेंस पे अगर माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर इंस्टॉल करो तो उसका पैचिंग हमको करना पड़ेगा। बराबर। पैचिंग, पैचिंग का मतलब होता है अपडेट्स। आप सर्वर को अपडेट, लैपटॉप को अपडेट करते हो ना आप, कि अगर उसके अपडेट आ गए तो आप क्या करते हो? अपडेट करते हो। तो इसी तरह से सर्वर का भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में पैचिंग एक्टिविटी हमेशा रहता है दोस्त। पैचिंग या अपग्रेड्स। अपग्रेड मतलब जो भी सॉफ्टवेयर आपने अपडेट इंस्टॉल किया है उसका क्या है, उसको अपग्रेड भी तो करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? अपग्रेड करना पड़ेगा, है ना। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग एंड OS पैचिंग। OS पैचिंग
ओएस पैचिंग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का पैचिंग। कंटिन्यूअस बैकअप एंड रिस्टोर टू अ स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प, बैकअप भी आपको लेना पड़ेगा, बराबर। और यू शुड एबल टू रिस्टोर इट, अगर आपके डेटा में कुछ प्रॉब्लम आए, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आए, तो आप रिस्टोर भी करते आना चाहिए। अब ये कौन मैनेज करता है? ये आरडीएस मैनेज करता है, मतलब ये एडब्ल्यूएस मैनेज करता है। मॉनिटरिंग डैशबोर्ड ये प्रोवाइड करता है। रीड रेप्लिका फॉर इम्प्रूव रीड परफॉर्मेंस। अभी रीड रेप्लिका क्या होता है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, लेकिन ये क्या करता है, आपको रीड रेप्लिका देता है। क्या देता है? रीड रेप्लिका। चलो मेरे को एक बात बताओ, एक मेरे पास डेटाबेस है, मेरे पास क्या है? डेटाबेस है। डेटाबेस ले लो, है ना? एक डेटाबेस यहाँ पे है, मैं बोलूंगा प्राइमरी कॉपी ऑफ डेटाबेस, बराबर। तो यहाँ पे रीड राइट होगा ना? रीड राइट दोनों होगा इसमें से। हम लोग क्या करेंगे, दिस इज अ सेकेंडरी कॉपी ऑफ डेटाबेस। ये आपका इंडिया में है, ये आपका यूएस में है। इसी डेटाबेस का सेकेंडरी कॉपी है, मतलब यहां से डेटा क्या होता है, यहाँ पे रेप्लिकेट होता है। क्या होता है? डेटा रेप्लिकेटेड हियर। क्या मैं यहाँ पे रीड राइट कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ क्या रीड राइट? पक्का? रीड राइट नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या अजय? क्या दोनों जगह रीड राइट कर सकता हूं मैं? दोनों जगह रीड राइट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हम लोग रीड राइट नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ रीड कर सकते। क्या कर सकते? दोनों जगह राइट कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर दोनों जगह रीड राइट करेंगे तो डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ जाएंगी, बराबर। मतलब यहाँ पे कुछ लिखा है और यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, तो डेटाबेस में प्रॉब्लम आ जाएगा ना, बराबर। रीड कर सकते हैं क्या? यस। ओके, रीड कर सकते हैं, मतलब जो यहाँ का डेटा है यहाँ कॉपी होके इधर चला जाएगा। अब इधर जाने के बाद यहाँ पे रीड ऑपरेशन दे सकते हैं ना, कुछ किसी को रीड करना है तो इस डेटाबेस के थ्रू भी कर सकता है। क्लियर? अब यहाँ पे एक दो चीजें और है, एक है सिंक्रोनस और दूसरा है असिंक्रोनस। तीसरा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, बिकॉज दिस आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सिंक्रोनस का मतलब होता है रियल टाइम। क्या होता है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलना यार। तो असिंक्रोनस इज क्या? प्रोसेस ऑफ, कौन सा है फिर? नहीं, आपका डेफिनेशन सही नहीं है। सिंक्रोनस का मतलब होता है रियल टाइम रेप्लिकेशन, रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन, है ना? सिंक्रोनाइजेशन। अगर मेरे पास एक ही डेटाबेस का दो सर्वर पे है, मैं चाहता हूं मेरे पास प्राइमरी डेटाबेस पे कुछ डेटा राइट हो, तो वो दूसरे डेटाबेस में भी जाना चाहिए ना। ओके, तो रियल टाइम रेप्लिकेशन होता है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब, इंस्टेड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन आई विल गिव रियल टाइम रेप्लिकेशन। क्या दूंगा? रेप्लिकेशन। असिंक्रोनस का मतलब है नॉट रियल टाइम, नो रियल टाइम रेप्लिकेशन, नो रियल टाइम
नो रियल टाइम रेप्लिकेशन है ना. replication will be perform replication will perform at certain interval. अब ये दिया है मैंने इंडिया में और यहाँ पे यूएस में है, तो ये सिंक्रोनस रेप्लिकेशन हो सकता है क्या? कभी भी नहीं. दो रीजन अगर अलग अलग है तो यहाँ पे बैंडविड्थ का प्रॉब्लम आता है, डिस्टेंस भी बहुत होता है, तो यहाँ पे सिंक्रोनस रेप्लिकेशन कभी रहेगा क्या? कभी नहीं रह सकता है ना. मतलब यहाँ पे जो डेटा रीड राइट हो रहा है, ये डेटा इंस्टेंटली यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो जाएगा. यहाँ पे अवेलेबल होगा थोड़ी देर के बाद, हो सकता है 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 50 मिनट बाद, 2 घंटे बाद, डिपेंडिंग ऑन द बैंडविड्थ अवेलेबल हियर. लेकिन अगर मेरे पास एक ही रीजन में आपके पास मल्टीपल डेटा सेंटर्स है, अवेलेबिलिटी जोन होता है ना, उनके बीच में सिंक्रोनस रेप्लिकेशन होता है. अवेलेबिलिटी जोन इन अ रीजन, इनके बीच में क्या होता है? सिंक्रोनस रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि इनके बीच में बैंडविड्थ काफी हाई होता है. क्लियर? तो ये दो वर्ड आपको याद रखना है, एक है सिंक्रोनस और दूसरा है असिंक्रोनस. काफी सारी जगह पे आता है ये सिंक्रोनस. उस समय पे आपको कोई बताएगा नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनस और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असिंक्रोनस. सिंक्रोनस का मतलब होता है रियल टाइम रेप्लिकेशन, असिंक्रोनस का मतलब होता है नो रियल टाइम. इट विल बी परफॉर्म एट सर्टेन इंटरवल, थोड़ी देर के बाद ये होता है. क्लियर? नाउ सी रीड रेप्लिका फॉर इंप्रूव्ड रीड परफॉर्मेंस. ये देता है आपको रीड रेप्लिका, है ना. मल्टी एजी सेटअप फॉर डिजास्टर रिकवरी. मल्टी एजी मतलब आपके मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में आप अलग अलग कॉपीज क्रिएट कर सकते हो. एक अगर डेटा सेंटर डाउन भी हो जाएगा तो दूसरा अप रहेगा. मेंटेनेंस विंडो फॉर अपग्रेड, आप डेटाबेस को अपग्रेड करना है तो मेंटेनेंस विंडो भी आपको मिलता है. स्केलिंग कैपेबिलिटी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. क्या होता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग? वर्टिकल सब कॉन्फ़िगरेशन अपग्रेड होता है सर. इसलिए कि किसी को अपग्रेड किया जाता है वर्चुअल. फॉर एग्जांपल मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट हो. वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है ना. ऑनलाइन में से कोई बता पाएगा क्या? हेलो. यस, फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई बता पाएगा? वर्टिकल मीन्स सर कॉन्फ़िगरेशन को अपग्रेड करना और हॉरिजॉन्टल मीन्स नंबर ऑफ मशीन्स इन बढ़ाना. या यस, वर्टिकल का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन अप करो या डाउन करो, राइट, बढ़ाओ या कम करो, दैट इज वर्टिकल स्केलिंग. और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब आप नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंसेस डिप्लॉय करो. मतलब एक EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय हो जाएगा तो भी आपको दूसरा EC2 इंस्टेंस क्या करेगा? देगा. क्लियर? तो ये आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी देता है. स्टोरेज बैक बाय EBS, GP2 और IO1 इसके पीछे रहते हैं. बट यू कांट SSH इनटू योर इंस्टेंसेस. मतलब अगर आपके पास RDS डेटाबेस है AWS का मैनेज, तो आप इसको SSH कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते. जैसे लैम्बडा के बैकएंड में कैसे काम करता है हम पता चल सकता है क्या? नहीं. तो वैसे ही इसको ये भी डेफिनेटली इंस्टेंस यूज करेगा, लेकिन उसको SSH एक्सेस कर पाएंगे क्या हम लोग? नहीं, है ना. SSH के थ्रू EC2 इंस्टेंस एक्सेस नहीं कर पाएंगे. बोलिए. AWS मैनेज इसलिए नहीं कर सकते. AWS मैनेज है इसीलिए, है ना. डेफिनेटली AWS भी क्या करेगा, बैकएंड में सर्वर क्रिएट करेगा, सर्वर पे ही वो डेटाबेस डालेगा और उसका एक वेब पोर्टल हमको दे देगा.
लेकिन जो सर्वर मैनेज किया है AWS में उसके ऊपर हम लोग SSH नहीं कर सकते। SSH मतलब सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते, है ना? क्लियर? अब यहाँ पे देखिए RDS स्टोरेज ऑटो स्केलिंग। तो RDS स्टोरेज ऑटो स्केलिंग क्या होता है? अभी बैकएंड में क्या होता है? स्टोरेज रहता है ना? अब देखिए आपके पास कैसा रहेगा, नॉर्मली हाई अवेलेबिलिटी जो क्लस्टर होता है, डेटाबेस क्लस्टर या एप्लीकेशन क्लस्टर, डेटाबेस और एप्लीकेशन क्लस्टर, है ना? ये कैसे रहता है पता है क्या? तो ये है आपके पास सर्वर्स, है ना, जो आपका एप्लीकेशन है ना, ये आपका क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, आप बोलेंगे एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को एक्सेस करते हो लोड बैलेंसर के थ्रू, है ना? ये लोड बैलेंसर है ना, यूजर रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजता हूँ, बराबर। अब बैकएंड में क्या है? आपके पास डेटाबेस रहेगा। क्या रहेगा? डेटाबेस मतलब डेटा, डेटाबेस मतलब जो डेटा आप सेव करते हो यहाँ पे। अब ये जो इंस्टेंस है ना, ये इसके थ्रू डेटा एक्सेस करते हैं, है ना? ये डेटाबेस। और डेटाबेस का हाई अवेलेबिलिटी अचीव किया जाता है रेड के थ्रू। रेड आपको पता है? रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव, मैंने आपको पूछा बताया था पढ़ के आने के लिए। रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, है ना? तो ये इसका हाई अवेलेबिलिटी यहाँ से मेंटेन किया जाता है, मतलब एक हाथ डिस्क चला भी गया तो भी आपका डेटा ठीक से रहेगा। तो फिजिकल को हाँ, बराबर। तो इस तरह से आपका सेटअप होता है ना? तो नाउ व्हाट आई एम सेइंग, आरडीएस स्टोरेज ऑटो स्केलिंग। तो ऑटो स्केलिंग कैसे होगा स्टोरेज का? तो स्टोरेज आपका हॉरिजॉन्टली स्केल होता है ना? हेल्प यू टू इंक्रीज स्टोरेज ऑन योर आरडीएस डेटाबेस इंस्टेंस डायनेमिकली, मतलब स्टोरेज आपका डायनेमिकली स्केल होगा, बढ़ेगा जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगा। डेटा अगर कम है तो कम स्टोरेज, ज्यादा है तो ज्यादा स्टोरेज, और अपने आप देगा। व्हेन आरडीएस डिटेक्ट्स you are running out of the free database storage, it scales automatically। ये क्या करेगा? ये देखेगा कि बैकएंड में आपको स्टोरेज स्पेस कम पड़ रहा है तो ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएंगे। अवॉइड मैन्युअली स्केलिंग योर डेटाबेस स्टोरेज, यू हैव टू सेट मैक्सिमम स्टोरेज थ्रेशोल्ड, मैक्सिमम लिमिट फॉर डेटाबेस स्टोरेज। अब देखो ये कहां तक इंक्रीज होगा, आपको मैक्सिमम थ्रेशोल्ड डिफाइन करना पड़ेगा जब मैं डेटाबेस क्रिएट करूंगा। आपने बोल दिया 100 GB होना चाहिए मैक्सिमम। अब 100 GB डेटाबेस बहुत हो गया, इट इज मोर देन सफिशिएंट, है ना? आप कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यू थोड़ी दे सकते हो, फिर तो आपका पूरा पैसे डेटाबेस के लिए खर्च हो जाएगा, है ना? तो ये इनिशियली उतना यूज करेगा क्या? नहीं, इसने शायद 2 GB से शुरू किया। तो अगर इसको अज्यूम होता है कि भाई इसको ग्रो करने की जरूरत है तो ग्रो कर लेगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो 100 GB दी है उसके ऊपर नहीं जाएगा। देन यू नीड टू मैन्युअली चेंज द लिमिट, है ना? तो यू हैव टू सेट मैक्सिमम थ्रेशोल्ड। अब ये कब कब स्केल होगा? ऑटोमेटिकली मॉडिफाई स्टोरेज इफ फ्री स्टोरेज इज लेस देन 10% ऑफ अलोकेटेड स्टोरेज। आपके पास क्या है? 10% ऑफ अलोकेटेड स्टोरेज, मतलब 10% ही स्पेस बचा है तो अपने आप ग्रो कर लेगा, है ना? लो स्टोरेज लास्ट एटलीस्ट 5 मिनट्स, एडब्ल्यू डिटेक्ट करेगा कि भाई 5 मिनट के अंदर आपका स्टोरेज स्पेस खत्म हो रहा है, तब कर सकता है। और 6 आवर्स हैव पास सिंस लास्ट मॉडिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? ये अगर 6 घंटे तक कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है तो चेक करेगा डज इट रिक्वायर स्केलिंग, तो स्केल कर देगा, मतलब हर 6 घंटे बाद वो चेक करेगा। ओके, अगर उसको जरूरत हो स्केल कर देगा। यूजफुल फॉर एप्लीकेशन अनप्रेडिक्टेबल वर्कलोड। प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल मतलब हमको बैकएंड का कैपेसिटी क्या चाहिए पता है, अनप्रेडिक्टेबल मतलब बैकएंड का कैपेसिटी क्या है चाहिए वो पता है क्या नहीं। जैसे आपका ऑन डिमांड इंस्टेंस,
ऑन डिमांड ये है ना, ऑन डिमांड। और रिजर्व इंस्टेंस, रिजर्व इंस्टेंस पे प्रेडिक्टेबल चाहिए कि अनप्रेडिक्टेबल, क्या चाहिए भाई? प्रेडिक्टेबल। रिजर्व इंस्टेंस अगर आपको पता है मुझे इतना इतना कैपेसिटी इतना दिन के लिए चाहिए तो ही रिजर्व इंस्टेंस ले सकता हो, उसको बीच में चेंज कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं। ठीक है। सपोर्ट फॉर ऑल आरडीएस डेटाबेस इंजिन, MariaDB, MySQL, PostgreSQL, SQL सर्वर, Oracle लाइक। ओके। अब यहाँ पे देखिए आरडीएस रीड रेप्लिका फॉर रीड स्केलेबिलिटी। देखिए यहाँ पे ना ये मेन डेटाबेस है आपका, ठीक है। अभी मेन डेटाबेस में रीड और राइट दोनों हो रहा है, मास्टर डेटाबेस हम लोग बोलेंगे। हम लोग इसका रीड रेप्लिका बना सकते हैं, है ना। रीड रेप्लिका किस लिए? अगर कोई वर्कलोड है जिसको रीड करने की जरूरत है वो यहां से कर सकता है, जैसे रिपोर्टिंग एप्लीकेशन। आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो तो रिपोर्ट को क्या चाहिए? डेटा चाहिए। और डेटा कहां से आएगा? एसक्यूएल सर्वर से आएगा, है कि नहीं? डेटा कहां से आएगा? एसक्यूएल सर्वर से। अगर आप मास्टर पे वो काम दे देते हो तो मास्टर का वर्कलोड बढ़ेगा ना। तो ऐसा काम आप रीड रेप्लिका के थ्रू कर सकते हो, है ना। क्योंकि रीड रेप्लिका क्या, एक स्टैंड बाय कॉपी तो मेंटेन करता हूं ना मैं। ओके। अप टू 5 रीड रेप्लिका, यहाँ पे कितना मेंटेन कर सकते हैं? 5 रीड रेप्लिका विद इन एजी क्रॉस रीजन। मतलब एक रीजन, एक अवेलेबिलिटी जोन में भी मल्टीपल कॉपीज मेंटेन कर सकते हैं, अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन है उसमें भी कर सकते हैं, और क्रॉस रीजन भी हो सकता है। रेप्लिकेशन इज असिंक, सो रीड्स आर इवेंचुअली कंसिस्टेंट। अब देखिए रेप्लिकेशन इज असिंक, असिंक रेप्लिकेशन का मतलब होता है रियल टाइम रेप्लिकेशन नहीं होगा, थोड़ी देर बाद रीड रेप्लिका पे जाएगा। और ये इसका मतलब है सो रीड्स आर इवेंचुअली कंसिस्टेंट। इवेंचुअली मतलब आपको अप टू डेट डेटा नहीं मिलेगा, हो सकता है पुराना डेटा आपको मिले। अगर अभी आपने मेन मास्टर डेटाबेस पे कुछ राइट किया, वो सेम डेटा रेप्लिकेट होके दूसरे सर्वर पे जाएगा क्या? नहीं, उसको थोड़ा समय लगेगा। अगर आप चेक कर रहे हो रीड रेप्लिका के ऊपर तो आपको इंफॉर्मेशन लैग मिलेगा। लैग मतलब पुराना इंफॉर्मेशन मिलेगा, अपडेटेड मिलेगा क्या? नहीं, अपडेटेड इंफॉर्मेशन थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगी, है ना। तो ये जो वर्ड है इवेंचुअल कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि आफ्टर सम टाइम डेटा विल बी अपडेटेड, डेटा विल बी अवेलेबल, है ना। तो ये इसको याद रखना। रेप्लिकास कैन बी प्रमोटेड टू देयर ओन डेटाबेस। अब यहाँ पे क्या होता है ना, समझो आपका मास्टर डाउन हो गया, ये भी तो आपका कॉपी है ना डेटाबेस का, आप इसको प्रमोट करके मास्टर बना सकते हो। जब इसको मास्टर बनाएंगे तो ये रीड राइट हो जाएगा, बराबर। थोड़ा सा लैग आएगा, थोड़ा सा मतलब हो सकता है आपको लेटेस्ट 15 मिनट का डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी तो सब रहेगा ना, बिकॉज इट इज इवेंचुअली कंसिस्टेंट, राइट। application must update the connection string to leverage read replicas। अगर ऐसे केस में फिर आपको जो एप्लीकेशन रहेगा उसको आपका मास्टर डेटाबेस चेंज करना पड़ेगा, मतलब ही शुड नो विच इज द मास्टर डेटाबेस, राइट। अब देखिए आरडीएस रीड रेप्लिका यूज केसेस, जैसे मैंने बताया रिपोर्टिंग एप्लीकेशन, रिपोर्टिंग एप्लीकेशंस को सिर्फ रीड करना है, इंसर्ट तो करना नहीं है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गिविंग लोड ऑन दिस मेन डेटाबेस हम लोग रीड रेप्लिका से ले सकते हैं ना। यू हैव अ प्रोडक्शन डेटाबेस दैट इज टेकिंग ऑन नॉर्मल लोड, you want to run reporting application to run some analytics, you create a read replica to run the new workload there. The production application is unaffected. Read replicas are used for select, select का मतलब होता है read, okay, only kind of statements, insert, update, delete। insert मतलब कुछ डेटा ऐड करो, अपडेट मतलब अपडेट करो, डिलीट का मतलब डिलीट करो, ये सब ऑपरेशन हो सकते हैं क्या? रीड रेप्लिका के ऊपर नहीं हो सकते, यहाँ पे सिर्फ रीड ऑपरेशन हो सकता है, मतलब सिलेक्ट, सिलेक्ट का मतलब रीड करना, बराबर। ये सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स है। अब देखिए रीड रेप्लिका, आरडीएस रीड रेप्लिका नेटवर्क कॉस्ट। अब नेटवर्क कॉस्ट क्या रहेगा? मास्टर और रीड रीड रेप्लिका अगर ये सेम रीजन रहेगा, हो सकता है अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है तो भी कोई कॉस्ट नहीं लगता,
और यहाँ पे रेप्लिकेशन क्या होता है, असिंक्रोनस रेप्लिकेशन होता है अगर एक ही रीजन में है तो भी ना। मैंने बताया था रेप्लिकेशन अगर एक रीजन में है तो नॉर्मली सिंक्रोनस रेप्लिकेशन हो जाता है, बट इन केस ऑफ आरडीएस हियर द डेटा इज रेप्लिकेटेड असynchronously। और पर्टिकुलर हाँ, कि डेटा हमेशा ही असिंक्रोनस रेप्लिकेशन रहेगा ना। डेटा रेप्लिकेट होगा थोड़ी देर के बाद, ओके, वो यहाँ पे नहीं, लेकिन ये उसी को तो बोलते हैं ना असिंक्रोनस रेप्लिकेशन। उसको क्या बोलते हैं, असिंक्रोनस मतलब रियल टाइम नहीं, थोड़ी देर बाद रेप्लिकेट होंगे, चाहे वो एक रीजन हो चाहे डिफरेंट रीजन हो, है ना। लेकिन अगर दो अलग अलग रीजन के अंदर आपका मास्टर और रीड रेप्लिका है तो यहाँ पे कुछ कॉस्ट लगता है रेप्लिकेशन के लिए। यहाँ पे रेप्लिकेशन का कोई कॉस्ट लगेगा क्या, नहीं। ओके, आरडीएस मल्टी एजी डिजास्टर रिकवरी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक आपका मास्टर डेटाबेस है और एक क्या है, स्टैंड बाय डेटाबेस है, लेकिन यहाँ पे सिंक्रोनस रेप्लिकेशन होता है। और ये क्या रहेगा, आपका स्टैंड बाय डेटाबेस जो जहां तक है, अगर सिंक्रोनस रेप्लिकेशन होता है तो ये दोनों एक ही रीजन के अंदर होना चाहिए। रीड रेप्लिका अलग, आप स्टैंड बाय क्रिएट करना चाहते हैं। स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है, अगर मेरा मास्टर इन हाउस डाउन हो जाए, ओके, मैं स्टैंड बाय को मास्टर प्रमोट करके उसको दे सकता हूं, लेकिन उस केस में क्या है, डेटा लॉस कुछ होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन जो है वो रियल टाइम है, सिंक्रोनस रेप्लिकेशन है ना। तो देखो, सिंक्रोनस रेप्लिकेशन, वन डीएनएस नेम ऑटोमेटिक ऐप फेल टू स्टैंड बाय, मतलब ये जो इसका यूआरएल शिफ्ट करेगा स्टैंड बाय पे, ऑटोमेटिक रहेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं। इंक्रीज अवेलेबिलिटी, failure in case of loss of availability zone, loss of network, instance or storage failure, no manual intervention in apps, not used for scaling। ये scaling के लिए इस्तेमाल होता है क्या, नहीं, ये high availability के लिए होता है। multi-AZ replication is free, the read replicas can be set up as multi-AZ। छोड़ो, ये समझ में आया, क्लियर, कोई डाउट है। अब देखिए, अगर मेरे पास एक ही डेटाबेस है लेकिन यहां से मुझे क्या करना है, स्टैंड बाय डेटाबेस क्रिएट करना है। मेरे पास क्या है, एक ही डेटाबेस है लेकिन आई वांटेड टू क्रिएट अ स्टैंड बाय डेटाबेस। हाउ आई कैन क्रिएट इट, मैं डेटाबेस का स्नैपशॉट ले सकता हूं। डिस्क का स्नैपशॉट लेते हो ना, ओके, डेटाबेस का स्नैपशॉट लेंगे, स्नैपशॉट कहाँ रखेंगे, S3 में, और इस डेटा स्नैपशॉट के थ्रू आप रिस्टोर करोगे, तो रिस्टोर करने के बाद एक सेकंड डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाएगा। लेकिन देखिए, इस प्रोसेस में थोड़ा सा लैग आएगा, डेटा में लैग क्यों आएगा, क्योंकि स्नैपशॉट क्रिएट करना और स्नैपशॉट से डेटाबेस क्रिएट करना, हो सकता है इसको 15-20 मिनट चलेंगे। डिस्क अगर डेटाबेस का साइज बड़ा रहेगा तो इट मे टेक मोर टाइम, है ना। तब तक ये डेटाबेस अपडेट हो सकता है थोड़ा सा। एट दैट टाइम व्हाट यू नीड टू डू, तो यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, इसके बाद में रेप्लिकेशन सिंक्रोनस होगा। तो अगर स्टैंड बाय में क्रिएट करता हूं तो सिंक्रोनस रेप्लिकेशन होगा। स्टैंड बाय के लिए आपका स्टैंड बाय जो डेटाबेस है वो सेम रीजन में होना चाहिए। रीड रेप्लिका आपका अलग अलग रीजन में रहा तो भी चलेगा, और वहां पे चाहे सेम रीजन में हो चाहे अलग रीजन में हो, आपका क्या रहेगा, असिंक्रोनस रेप्लिकेशन रहेगा। क्लियर, ओके। नाउ सी आरडीएस कस्टम। आरडीएस कस्टम का मतलब होता है EC2 इंस्टेंस क्रिएट करो, उसके ऊपर डेटाबेस अपलोड करो, इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करो मतलब माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करो, माई एसक्यूएल इंस्टॉल करो, पोस्टग्रेस एसक्यूएल इंस्टॉल करो, है ना। दैट इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ क्रिएटिंग द डेटाबेस। अब यहाँ पे क्या क्या करना पड़ता है, मैनेज ओरेकल एंड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल डेटाबेस विथ ओएस एंड डेटाबेस कस्टमाइजेशन। आरडीएस क्या करता है, ऑटोमेट सेटअप ऑपरेशन एंड स्केलिंग ऑफ डेटाबेस इन AWS। कस्टम में क्या होता है, एक्सेस टू द अंडरलाइंग डेटाबेस एंड OS, so you can configure setting, install patches, enable native features, access the underlying EC2
अगर आप कस्टम डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो तो इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हो, है ना। आप इसके सभी फीचर इवेल्युएट कर सकते हो, बराबर। आप पैच इंस्टॉल कर सकते हो, नेटिव फीचर यूज कर सकते हो, आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप एसएसएच भी कर सकते हो। लेकिन मैनेज डेटा इसमें ऐसा कर सकते हैं कि आरडीएस में नहीं कर सकते, है ना। संख्या होगी, SSL वहाँ पे कहाँ दिए? SSH क्या है? एसएसएच है, एसएसएम सेशन मैनेजर। एसएसएम सेशन मैनेजर मैंने आपको बताया था ना, सेशन मैनेजर के थ्रू भी इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। वो लॉग इन लॉग ऑफ एक्टिविटी मेंटेन करते हैं। अगर आपको पैचेस मैनेज करना है तो एसएसएम के थ्रू हम लोग पैच भी मैनेज किया जा सकता है। पैच मतलब सर्वर को कब अपडेट करना है, कब कैसे करना है, दैट कैन बी डन थ्रू एसएसएम। क्लियर? अब देखिए, कस्टम मतलब डेटाबेस वी आर क्रिएटिंग, और आपका मैनेज मतलब एडब्ल्यूएस मैनेज करते हैं, है ना। अब मतलब अपने अकॉर्डिंग हम उसको कस्टमाइज कर सकते हाँ, कस्टम मतलब एक सर्वर लो, चाहे EC2 इंस्टेंस हो या फिर फिजिकल सर्वर। तो फिजिकल सर्वर के ऊपर आप क्या करो, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर डालो और डेटाबेस कॉन्फ़िगर करो, है ना। और दूसरा है अमेजॉन मैनेज। मैनेज मतलब AWS खुद मैनेज करता है। नेक्स्ट है अमेजॉन ऑरोरा। ऑरोरा इज अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम AWS, नॉट ओपन सोर्स, बराबर। AWS का खुद का डेटाबेस है। Postgres SQL and MySQL are both supported as Aurora database। मतलब है आप Aurora database क्रिएट करना है तो आप Aurora MySQL और Aurora Postgres SQL क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपके पास दो ट्रेडिशनल डेटाबेस है, एक है MySQL और दूसरा है Postgres SQL, बहुत बार इंडस्ट्री में यूज होता है। दीज आर द ओपन सोर्स डेटाबेस। तो AWS ने क्या किया, इसी तरह का डेटाबेस क्रिएट किया। आप ऑरोरा को ऑरोरा माइस्क्यूएल भी बना सकते हो, मतलब वो माइस्क्यूएल की तरह काम करेगा। और ऑरोरा पोस्टग्रेस एसक्यूएल काम क्रिएट कर सकते हो, वो पोस्टग्रेस एसक्यूएल की तरह काम करेगा। हर एक डेटाबेस में थोड़ा सा तो फर्क है ना। ऑल्दो आई एम सेइंग दीज आर एसक्यूएल डेटाबेस, मतलब एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू आप क्वेरी कर सकते हो, है ना। जितने सारे डेटाबेस मैंने बताया ना, जैसे माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, ये इनको सब का क्वेरी लैंग्वेज ही होता है एसक्यूएल, बराबर। तो देखिए, समझ में है। Aurora is a AWS cloud optimized and claims 5x performance improvement over MySQL on RDS and 3x performance improvement on Postgres on RDS। मतलब आप नॉर्मल पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज करो और या फिर ऑरोरा पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज करो, तो ऑरोरा पोस्टग्रेस एसक्यूएल का परफॉर्मेंस नॉर्मल पोस्टग्रेस एसक्यूएल से 3 टाइम ज्यादा रहेगा। और अगर आप ऑरोरा माइस्क्यूएल यूज करोगे तो इसका परफॉर्मेंस नॉर्मल और माइस्क्यूएल से 5 टाइम ज्यादा रहेगा। ओके, तो AWS ने क्या किया है, इसको कस्टमाइज करके दिया है ना। Aurora storage automatically grow increments of 10 GB up to 128 TB। मतलब इसका जो डेटाबेस है, स्टोरेज जो है, वो ऑटोमेटिकली जब जरूरत पड़ेगा 10-10 GB के फॉर्म में बढ़ेगा और मैक्सिमम कितना मिलेगा, 128 TB, है ना। Aurora can have 15 replicas while MySQL has 5। MySQL में मैं 5 ही देखा था, Aurora कितना रीड रेप्लिका मेंटेन करता है, 15। And replication process in Aurora is faster than normal MySQL, okay, या Postgres SQL। Clear? Okay. Failure in Aurora is instantaneous, मतलब quickly failure हो जाएगा, okay। Aurora cost more than 8 RDS 20% more but is more efficient। मतलब Aurora का कॉस्ट क्या है, 20% ज्यादा है आपसे, किससे किससे, RDS से। Aurora high availability and read scaling। अब देखो 6 copies of your data across 3 availability zone। तो यहाँ पे अगर आपके पास कितना है, 6 कॉपी है, ओके।
तो यहाँ पे देखिए 6 कॉपी है ना, ये मास्टर और 5 रीड रेप्लिका। कहा इन केस ऑफ ऑरोरा, वैसे तो रीड रेप्लिका 15 मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना दिया है 6। तो ये अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है, AZ1, AZ2 और AZ2। यहाँ पे क्या दिया है 6 आउट ऑफ 3 शुड बी अवेलेबल टू रीड। अगर आपको रीड करना है तो 6 में से 3 अवेलेबल चाहिए तो आप रीड कर सकते हैं। राइट करना है तो 6 में से 4 अवेलेबल चाहिए तब आप राइट कर सकते हो। क्या चेक कर सकते हो, राइट, है ना। सेल्फ हीलिंग विथ पीयर टू पीयर एप्लीकेशन, storage is stripped across hundreds of volumes. What is the meaning of storage is stripped across hundreds of volumes? ये भी रेट का कॉन्सेप्ट है, ये भी क्या है, रेट का कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं आपको बतलाऊं स्टोरेज इज स्ट्रिप्ड, क्या लिखा था इसने, स्टोरेज इज स्ट्रिप्ड अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ वॉल्यूम्स। हालांकि हम लोग हंड्रेड्स ऑफ वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, मैं आपको सैंपल बता दूं। स्ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है, इस तरह से करो, ये 300 GB का डिस्क है ना, ये भी 300 GB का, ये भी 300 GB का है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, समझो ये 100 GB का, कितने 100, ये भी 100 GB का, और ये क्या है, हम लोग एक स्ट्रिप्ड वॉल्यूम बना सकते हैं, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम, हालांकि स्ट्रिप्ड वॉल्यूम नहीं बोलते। ये 300 GB का रहेगा, क्या रहेगा, ये 300 GB में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। तो आपने एक डिस्क पे वॉल्यूम क्रिएट किया क्या, नहीं, यूजिंग मल्टीपल डिस्क यू हैव क्रिएटेड वन वॉल्यूम, बराबर। तो यहाँ इसका फायदा क्या होता है, मल्टीपल रीड राइट हेड, मल्टीपल रीड राइट हेड यूज होंगे ना, तो डेटा रीड और राइट फास्ट होगा। ओके, तो इसलिए आपको आरडीएस क्या देता है, फास्ट ये देता है, क्लियर। ओके, अब देखिए ऑरोरा डेटाबेस क्लस्टर, तो ये क्लाइंट है, ये क्या करेगा, मास्टर एंड पॉइंट एक्सेस करेगा, या हो सकता है रीडर एंड पॉइंट भी एक्सेस करे, है ना। तो डेटाबेस राइट मास्टर पे होगा, वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा, ऑटो एक्सपांडिंग फ्रॉम 10 GB टू 128 TB, बराबर। ओके, रीड रेप्लिका का भी ऑटो स्केलिंग हो सकता है ना, ये समझ में आया क्या। नाउ सी, फीचर ऑफ ऑरोरा क्या है, ऑटोमेटिक फेलोर, बैकअप एंड रिकवरी, आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी, इंडस्ट्री कंपाइलेंस, पुश बटन स्केलिंग मतलब ऑटोमेटिक स्केलिंग, ऑटोमेटेड पैचिंग विद जीरो डाउन टाइम, एडवांस मॉनिटरिंग, रूटीन मेंटेनेंस, बैक ट्रैक, आप इसको बैक ट्रैक भी कर सकते हो, बैक ट्रैक मतलब पीछे आना, बैक कर सकते हो, है ना। ओके, एंड दिस इज व्हाट योर आरडीएस डेटाबेस इज, क्लियर, क्लियर है। दूसरा जो डेटाबेस है आपका वो कौन सा है पता है, डायनामोडी। डायनामोडीबी का मतलब होता है नो एसक्यूएल डेटाबेस, सर्वरलेस डेटाबेस, इसको क्या बोलते हैं, सर्वरलेस डेटाबेस। डायनामोडीबी को क्या बोलते हैं, सर्वरलेस डेटाबेस, है ना। अब देखिए ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में क्या होता था,
कि क्लाइंट लोड बैलेंसर को एक्सेस करता था। लोड बैलेंसर बेसिकली हम लोग आरडीएस यूज करते थे ट्रेडिशनल डेटाबेस में, है ना। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज करते हैं, क्योंकि वो फास्ट है, एक ही टेबल में बहुत सारा इंफॉर्मेशन सेव रखता है। ओके, ट्रेडिशनल एप्लीकेशन लीवर्ज आरडीबीएमएस डेटाबेस। लीवर्ज का मतलब है टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ, लीवर्ज का मतलब होता है बेनिफिट लेना। आरडीबीएमएस डेटाबेस के हम लोग बेनिफिट लेते थे। दिस डेटाबेस हैव एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पे हमको कौन सा क्वेरी लैंग्वेज यूज करना पड़ता है, एसक्यूएल। स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट अबाउट हाउ डेटा शुड बी मॉडल, है ना। एबिलिटी टू डू क्वेरी जॉइंट्स, एग्रीगेशन, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन, आप एसक्यूएल के थ्रू ये कर सकते थे। ओके, मतलब व्हाट जॉइंट्स, एग्रीगेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला डाल के हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एसक्यूएल में किया जा सकता है, नो एसक्यूएल में होता है क्या, नहीं। वर्टिकल स्केलिंग भी आपके पास पॉसिबल है ना। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, इंक्रीज वगैरह, ठीक है। अब नो एसक्यूएल डेटाबेस का मतलब क्या होता है? नो एसक्यूएल डेटाबेस आर नॉन रिलेशनल डेटाबेस एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड। नो एसक्यूएल डेटाबेस इंक्लूड MongoDB एंड DynamoDB। मैंने बताया था दो टाइप है, MongoDB और DynamoDB। MongoDB ओपन सोर्स है, DynamoDB क्या है? नो एसक्यूएल डेटाबेस डू नॉट सपोर्ट क्वेरी जॉइंस। ओके, आप क्वेरी जॉइंस वगैरह कर सकते हो क्या, नहीं। ऑल द डेटा इज नीडेड फॉर द क्वेरी इज प्रेजेंट इन वन रो। जो भी डेटा है वो क्या है, एक ही रो में आप स्टोर करते हो, है ना। नो एसक्यूएल डेटाबेस डोंट परफॉर्म एग्रीगेशन सच एज सम, एवरेज। नो एसक्यूएल डेटाबेस स्केल हॉरिजॉन्टली, बराबर। स्केल हॉरिजॉन्टली मतलब ये एडब्ल्यूएस मैनेज है ना। आरडीबीएमएस वर्टिकल स्केलिंग हो सकता है, जिस सर्वर के ऊपर आपने आरडीबीएमएस यूज किया उसका कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा दो। आरडीएस के ऊपर नहीं कर सकते, आरडीएस के ऊपर बैकएंड की इंस्टेंस तो एडब्ल्यूएस मैनेज करता। लेकिन आरडीबीएमएस यूज करोगे तो अगर हमने एक EC2 के ऊपर एसक्यूएल सर्वर डाल दिया, उस सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाया जा सकता है ना। तो वर्टिकल स्केलिंग हो सकता है, लेकिन आरडीबी नो एसक्यूएल डेटाबेस स्केल हॉरिजॉन्टली, बराबर। डेटाबेस क्रिएट करता है, डेटाबेस क्रिएट करता है कहाँ पे? नो एसक्यूएल नहीं, यहाँ पे सिर्फ टेबल क्रिएट किया जाता है। मतलब केवल टेबल के फॉर्म में वो हॉरिजॉन्टल स्केल होगा। नहीं, नो एसक्यूएल डेटाबेस ये जो है ना, आप डेटाबेस स्केल हॉरिजॉन्टली, आप डेटाबेस ही क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जब हमको पोर्टल पे अवेलेबल ऑप्शन मिलता है ना, तो वो अलग से डेटाबेस क्रिएट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, वो तो एडब्ल्यूएस ने ऑलरेडी परफॉर्म कर किया है। लेकिन मैं जो टेबल क्रिएट करूंगा, टेबल में क्रिएट कर सकता हूँ, और टेबल ही तो बहुत बड़ा है ना। आरडीबी में से क्या होता है, आरडीएस में मल्टीपल टेबल का रिलेशनशिप है। यहाँ पे एक ही टेबल में सब कुछ रहेगा, है ना। ऐसे मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, है ना। अब यहाँ पे कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, तो ये डिपेंड ऑन योर यूज केस। आपको आरडीबीएमएस के एडवांटेजेस यूज करना है तो आरडीबीएमएस यूज करो, और आपको नो एसक्यूएल डेटाबेस के एडवांटेजेस यूज करना है तो नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज करो। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सब याद रखना मुश्किल है सर, लेकिन बहुत। चलो आप मुझे बताओ क्या क्या समझ में नहीं आया, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते। यस, किसने बोला था ये? हेलो यार, रिप्लाई मैं तो दो मैंने जल्दी। मैंने मैंने बोला था सर। हाँ चलो शाबाश, क्या क्या समझ में आया आपको? आपको किसके बारे में समझ में सर? क्या क्या है? नहीं, अभी समझ जो में आया डेटाबेस है। सर। नहीं, हाँ हाँ। समझ में आया सर, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत सारे इसके अंदर मतलब पॉइंट्स है जो कि याद रखना थोड़ा ये है, मतलब मुश्किल है, बता रहा था बस। यार वो उसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता, हाँ। हमको तो याद रखना ही पड़ेगा, है ना। चलो यस एक सर। काम करते हैं, आज के लिए यही रुकते हैं, बाकी का
कल देखते हैं ना, वैसे ज्यादा नहीं देखा हमने। हमने क्या देखा था, हमने लैम्बडा का वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखा। तो एक तो मैंने आपको घर से करने के लिए बोला है, एक जो मैं कर रहा था उसका रोल्स का कुछ प्रॉब्लम आया, तो दैट वी विल सी टुमारो, है ना। और आज देखा क्या, तो आज हमने सिर्फ एसक्यूएल ही तो देखा, और एसक्यूएल का भी थ्योरी देखा। तो बेसिकली एसक्यूएल में अगर याद रखना है आपको, तो याद क्या रखना है कि भाई एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है, नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है। एसक्यूएल में क्या रहेगा, देयर विल बी मल्टीपल टेबल्स, देयर विल बी रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टेबल्स। नो एसक्यूएल में एक ही टेबल है जो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकता है, बराबर। अभी नो एसक्यूएल को भूल जाओ, तो उसको एडवांटेजेस हमने सिर्फ देखे। और आरडीएस में क्या है, तो आरडीएस में आपके पास क्या है, दो चीजें हैं। रीड रेप्लिका प्रोवाइड करता है, क्या करता है, रीड रेप्लिका। अब रीड रेप्लिका एक रीजन में हो सकता है, एक अवेलेबिलिटी जोन में हो सकता है, या इंटर रीजन भी हो सकता है, अलग अलग रीजन में, बराबर। यहाँ पे डेटा ट्रांसफर क्या होता है, असिंक्रोनस होता है। क्या होता है, अगर स्टैंड बाय कॉपी क्रिएट करोगे तो सिंक्रोनस रेप्लिकेशन होगा, क्या होगा। बस इसी से रिलेटेड फिर अंदर 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 थोड़ा सा है, यही तो याद रखना है भाई। ओके, समझ में आया क्या शाबाश। यस सर। हाँ। तो इसको याद रखो, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो मेरे से। हेलो, यस सर। यस। आपको कुछ डाउट है। सर S3 का जो करना है वो उसका भेज दीजिए उसका। भेज दिए, वो जो डॉक्यूमेंट है वो तो पहले ही भेज दिया, मुझे लगा बाद में भूल जाऊंगा तो रह जाएगा। वही आप आरडीएस कर भेजते तो सीधा तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। ठीक है, भेज देंगे। और आरडीएस है नो एसक्यूएल करके। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है अभी। डायनामोडीबी में किस तरह के टेबल होते हैं यही मुझे बताना है, एंड देन वी विल ट्राई टू परफॉर्म दिस। क्या है, आरडीएस डेटाबेस क्रिएट करो, उसको एक्सेस कैसे करते हैं वो देखो। नो एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट करो और उसको भी एक्सेस कैसे करते हैं वो देखो बस। दैट इज द ओनली थिंग वी नीड टू परफॉर्म इन द डेटाबेस। क्लियर। गर्म होते हैं ना। ठीक है, अगर किसी का डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज टुडे विल स्टॉप, है ना। बाकी हम लोग कल देखेंगे। ओके अनुज। यस सर। चलो फिर बाय। ओके।